हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज हम आप लोगों के लिए 2025 के जो एकदम फ्रेश मॉडल सेट जारी है उसका अगला पार्ट, यानी हम लोग आज सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। ये देखिए 2024-25 का एकदम जारी किया गया मॉडल पेपर है और ये प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुमूल्य हैं और सीधे सीधे एग्जाम हॉल में टपकेंगे। तो जितने भी आप लोग 9th क्लास के सारे बच्चे हैं सब इत्मीनान से बैठ जाइए और सारे प्रश्नों को देखिए कि इनमें से कितना आपको आता है और कितना नहीं आता है। देखिए JCRT द्वारा जारी है, 24-25 का है और क्लास 9 सामाजिक विज्ञान, समय इतना मिलेगा, पूर्णांक इतना रहेगा। अब हम लोग सारा इंस्ट्रक्शन पहले देख चुके हैं, ये सब कुछ ना देखते हुए सीधे आते हैं प्रश्न की दुनिया में और शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपको कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति, देखिए पहला कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, जरा बताइए आप लोग कि फ्रांसीसी क्रांति शुरू कब हुई थी, फट से बता दीजिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1776, 1789, 1799, 1804। तो बोलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो हमें तो लग रहा है ऑप्शन ए इज द राइट, यानी 1776 में क्या होती फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा देखिए क्या कहता है, आज बीच में कर दिया ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो और बड़ा भी देखे। कहता फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का अर्थ क्या है, यानी ये जो शब्द है सर इसका मतलब क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, देखेंगे क्या है, कुलीनता, पादरी, मध्य वर्ग या किसान। तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग को बुर्जुआ कहा जाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 3 नंबर ये देखिए यहाँ इंग्लिश है सर, तो इंग्लिश विषय से पढ़ने का इच्छा हो पढ़ सकते हैं अपना सर। और चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके सामने कि कट्टरपंथी जोकोविंस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। याद रखेंगे कि जो कट्टरपंथी जोकोविंस थी उसने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी, फटाक से बता दीजिए। राजभक्त की, उदारवादी की, रूढ़िवादी की या जोकोविंस की। तो याद रखेंगे इसने अपने ही नाम पर राजनीतिक क्लब बनाया था, जैकोविंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, 14, ये 14 बोलते हैं सर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस, यानी सर नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया, या खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो 4 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, फट से बता दीजिए आप लोग। 4 का सही आंसर 1804। तो बिना देखे मार देंगे सर, ऑप्शन बी इज द राइट, 18 का 4। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 5वां नंबर क्या कहता है कि होलोकास्ट किससे संबंधित है। ध्यान देंगे सर, होलोकास्ट जो शब्द है ये किससे संबंधित है। तो जरा 5वां नंबर का सारा ऑप्शन देखिए और आंसर सटाक से आप लोग बता दीजिए। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से, या रूसी क्रांति से, या अमेरिकी क्रांति से, या द्वितीय विश्व युद्ध से। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, हॉलोकास्ट जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। किससे? द्वितीय विश्व युद्ध से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। छठा चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर, ये देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी, इससे आसान क्वेश्चन आप लोग कहाँ खोज रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ रखा हुआ है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन ये होगा, बी होगा, यानी गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, गोदावरी होगा या कृष्णा होगा। तो फटाक से कुछ ना देखेंगे, 6 नंबर का सीधा आंसर मारेंगे ऑप्शन ए, यानी गंगा। क्या मार देंगे सर, गंगा। 7वां नंबर देखिए ये आप लोगों के सामने रहा, चलिए मैं थोड़ा छोटा कर दिया। कहता भारत की अक्षांशीय सीमा क्या है सर, कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो 7 का क्या कहता है सर, पहला कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक, या 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5
मिनट नॉर्थ। तो याद रखेंगे सर 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सर। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर। अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि विच इज द नॉर्थर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, यानी भारत की सबसे उत्तरी पूर्व श्रृंखला कौन सी है सर, यानी सबसे उत्तर पूर्व श्रृंखला कौन सी है? विंध्या है, अरावली है, हिमालय है, पश्चिमी घाट है। तो याद रखेंगे भारत की सबसे जो उत्तर पर्वत श्रृंखला हमारा है वो कौन हो जाएगा? हिमालय। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए सर 9वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है सर? कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? ये रहा आपका ऑप्शन कि जलोढ़ मृदा किसकी सर? याद रखेंगे कपास की खेती के लिए, याद रखेंगे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा ज़्यादा उपयुक्त है, जरूरी है। तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं सर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो सही आंसर आप लोग टिक आउट करेंगे बी को, गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कही जाती है। ये चलिए 11वां नंबर प्रश्न सर, कितना नंबर? 11वां नंबर क्या कहता है कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी सर लोकतंत्र की मुख्य विशेषता किसकी? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता सर पूछिए आप लोगों से तो क्या होगा सर? एक व्यक्ति द्वारा शासन, गलत हो गया सर। सेना द्वारा शासन, ये भी गलत हो गया। लोगों द्वारा शासन, दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। 12वां नंबर देखिए सर क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने 12वां कि ऐसे प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है सर, यानी कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी सर लोग जो है ना अपने प्रतिनिधियों का खुद चुनाव करता है, ऐसे सर प्रणाली कौन सी प्रणाली होता है? याद रखेंगे सर वैसे प्रणाली जो होता है निरंकुशता नहीं होता है, लोकतंत्र। यस सर, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। यानी सर ऐसे प्रणाली के लिए कौन सा शब्द सही होगा जहां लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए सर 13वां नंबर क्वेश्चन, चलिए ये बड़ा कर दिया आप लोगों के लिए कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? यूएसए नहीं है, चीन नहीं है, भारत नहीं है सर, प्रत्यक्ष नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष है। आखिर आप जब वोट देने जाते हैं या आपके माँ बाबूजी जो भी वोट देने जाते हैं सर, क्या वहाँ दिखा के वोट देते हैं कि मैंने फलां को वोट दिया? नहीं सर। तो वो जो हमारे यहाँ वोट होती है सर वो अप्रत्यक्ष होती है। तो तुम्हें पूछा है सर प्रत्यक्ष कहाँ होती है, तो याद रखेंगे प्रत्यक्ष के लिए ऑप्शन डी इज द राइट, यानी स्विट्जरलैंड में सर डायरेक्ट होता है खुलेआम कि हाँ मैंने इसे वोट दिया, इसको चुना। चलिए 14 नंबर देखिए सर क्या कहता है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, यानी सर ये नहीं पूछा कि भारतीय संविधान बना कब, यानी सर मुख्य रूप से भारतीय संविधान जो है स्पष्ट रूप से हमारे बीच लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो सही आंसर हो जाएगा सर 14 का हमारा डी, 26 नवंबर 1949 को सर अपनाया गया है इसे। और अब यहाँ से 2 सवाल आप लोगों के लिए कि ये लागू कब हुआ सर? याद रखेंगे कि 26 जनवरी ये भारतीय संविधान जो है वो पूरी तरह से सक्रिय कब हुआ, लागू कब हुआ? एक सवाल ये हुआ सर। और दूसरा सवाल कि इस डेट को क्या हुआ था सर, कि 15 अगस्त 1947 को हुआ क्या था? इन दोनों को सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो चलिए अब 15वां नंबर देखेंगे सर हम लोग कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है सर? याद रखेंगे भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी नहीं सर, गलत है। ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दैट इज राइट आंसर सर, ऑप्शन बी राइट, यानी इसे ही संविधान निर्माता कहा जाता है सर। अगला देखिए सर 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल इंडिया, यानी ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है सर? ग्रामीण भारत जो है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग है। तो गांव में सर कहाँ इंडस्ट्री होता है, सेवाएं भी नहीं होता है,
कृषि, दैट इज राइट आंसर। यानी ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए सर अगला 17वां नंबर देखते हैं हम लोग। क्या कहता है 17वां नंबर प्रश्न कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं सर। कि जो भी पैसा हम खर्च करते हैं सर, चाहे वस्तु पर किए या सेवाओं पर किए, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर, अच्छा ऐसे नॉर्मल खर्च नहीं सर, इसके उत्पादन पर, ये जो हमारे पास वस्तु है और ये सेवा है, इसके उत्पादन में जो हम लोग खर्च करते हैं ना, उस रुपये को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं नहीं सर, आय या व्यय। नॉर्मल खर्च को सर व्यय कहते हैं, लेकिन उत्पादन के लिए जब हम लोग सर वो भी वस्तु और सेवा में, तो उसे पूंजी कहेंगे सर। यानी कोई भी चीज़ उत्पादन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। चलिए 18वां नंबर सर क्या कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सर। कि किसी विनिर्माण को, नहीं गलत हो जाएगा। दूसरा कृषि को, यही तो है सही, ऑप्शन बी इज द राइट। यानी 18वां का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए सर प्रश्न संख्या 19 की ओर। क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है सर। यानी आज तो अभी तो वर्तमान में जनगणना हुआ ही नहीं सर, तो 2011 वाला भी अभी तक हम लोग ढोके चल रहे हैं। तो 11 के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी पढ़े लिखों की संख्या कितनी है। दर मीन्स 100 में, कि 100 में से क्या को पढ़ा लिखा है। तो याद रखेंगे सर 74.04% यही हमारी साक्षरता दर 2011 में थी। अभी वर्तमान में सर्वे जब होगा सर तो देखा जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए सर। कहता भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन संगठन एकत्र करता है। नहीं सर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की स्थिति पर डाटा कलेक्ट करता है कि आखिर कितने लोग रोजगार परक हैं और कितने बेरोजगार हैं सर। तो जरा देखेंगे पहला ऑप्शन ये NSSO, तो यही तो हो गया सर सही। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसका फुल फॉर्म सर नेशनल सैंपल, एन से नेशनल, एस से सैंपल, एस से सर्वे, ओ से ऑर्गेनाइजेशन होता है सर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग बताएंगे सर कि इस संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यानी NSSO की स्थापना कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ हम लोग आधा प्रश्न फिनिश कर दिए, लेकिन अभी तक आप लोग एक काम भूल गए, बहुमूल्य काम। वो कौन सा काम है फट से बताइए। यानी पहले मोबाइल को सीधा कीजिए और वीडियो को लाइक करिए सर। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी बेहतरीन आने वाला है। तो चलिए सर देखते हैं अब हम लोग 21वां नंबर, लेकिन आप लोग लाइक करना ना भूलिए। कहता कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे सर कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से सर। कहाँ से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखिए सर 22वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है सर। यानी मेन पर्पस जो है वो हरित क्रांति का क्या है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, नहीं गलत है। प्रदूषण कम करना, गलत है। सेवा क्षेत्र का उत्पादन करना, गलत है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, दैट इज द राइट आंसर। यानी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति कब आया था? 1960 के दशक में सर, 1960 के दशक में आए थे। कौन? हरित क्रांति सर, डिकेड्स, 1960 के दशक में। आगे देखेंगे सर कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है सर। यानी कौन सा मौलिक अधिकार है जो कानून के समक्ष समानता, समानता मीन्स सर सबके लिए एक, क्या गरीब क्या अमीर, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो वो कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं सर, समानता का अधिकार। यस सर यही तो है सही, समानता का अधिकार ही सर हमें कानूनी नज़रों में एक समझता है, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं। कहता उस संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। यानी वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं जिन संसाधनों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है गैर नवीकरणीय संसाधन, ये गलत है सर। नवीकरणीय संसाधन, दैट इज राइट आंसर। नवीकरणीय संसाधन को हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता सर नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था सर। जो नाजी पार्टी है, याद रखेंगे, ये नाजी पार्टी का प्रतीक
क्या था, हथौड़ा और दरांती, दूसरा आपका दिया हुआ सर तिरंगा, या तीसरा लाल झंडा, या चौथा स्वास्तिक। तो बताइए 25 का क्या हो जाएगा सर, तो सही आंसर हो जाएगा डी स्वास्तिक सर। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, स्वास्तिक। अगला सर 26 नंबर देखिए, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की आधिकारिक भाषा क्या है सर, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी नहीं सर, ये गलत है, हिंदी, दैट इज राइट सर, हिंदी ही हमारा आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। याद रखेंगे सर, हमारे भारत में, इंडिया में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है सर, कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा जो नेशनल लैंग्वेज होता है वो नहीं है, हमारे यहाँ राजकीय भाषा है वो, या ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोल लेंगे सर। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ये रहा और ऑप्शन भी बाहर निकाल दिए। चलिए, कहते हैं सर किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध, याद रखेंगे सर, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, यानी कौन सी घटना है सर जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो 27 का पहला ऑप्शन है हिरोशिमा पर बम गिराना, गलत है सर, या वर्दन की लड़ाई, ये भी गलत है। सी नंबर आपका है सर पोलैंड पर आक्रमण, ये भी गलत है, या आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, यही है सर सही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी, यानी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या की गई, उसी के कारण सर प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। अगला सर देखेंगे 28वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहता सर मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है सर, यानी मिट्टी की कौन सा परत, कौन सा लेयर है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। याद रखेंगे सर ऊपरी परत, बिल्कुल यही है सही, पहला ही सही कि पृथ्वी की ऊपरी परत ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है सर। कभी देखें हैं कि 50 फीट गड्ढा करके उसमें लोग खेती करता, नहीं, पृथ्वी के सबसे ऊपर ऊपरी परत में ये कृषि की जाती है सर। आगे देखिए 29वां नंबर कहता भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है सर, यानी कानून को एक्टिव करने के लिए, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए कौन सी संस्था सर ये मतलब जिम्मेदार है। पहला कहता न्यायपालिका, नहीं सर ये गलत है, कार्यपालिका ये सही है, यानी 29 का हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, यही इम्प्लीमेंट करता है सर, लागू करता है। ए नंबर तो सर न्याय करता है कि आखिर कौन है, मतलब किसके साथ गलत हो रहा है किसके साथ सही, वो करता है। विधायिका सर कानून बनाता है, ठीक है, और कार्यपालिका ही उसे सर एक्टिव करता है, इम्प्लीमेंट करता है। 30वां नंबर सवाल देखिए सर क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, शहरी क्षेत्रों में नहीं पूछा, ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा है सर, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या, मेन सोर्स की किस चीज़ के बारे में, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो सर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो फटाक से बताएंगे 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयला, नहीं सर, इतना महंगा हो गया आदमी यूज नहीं कर पाता, बिजली ये भी नहीं सर, ये भी मेन सोर्स नहीं है, बायोगैस ये सही है सर, ये बहुत ज़्यादा हद तक सही है, ये नहीं रहता तो सर ऊपर दोनों में से किसी एक को चुनते, यानी यही संसाधन है बायोगैस, जो गोबर सड़े गले पदार्थ वगैरह वगैरह से प्राप्त किया जाता है सर। अब आगे हम लोग चलते हैं सर 31वां नंबर सवाल क्या कहता है देखिए कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है सर, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर है। तो 31वां का सही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, अमेरिका, अमेरिका में ही है सर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अगला देखिए 32वां नंबर प्रश्न सर क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी सर, यानी जो श्वेत वासियाँ हैं अमेरिका में उसके द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो स्थानांतरित खेती, आदिम खेती, गहन खेती, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सर गहन खेती, किसके द्वारा, श्वेत वासियों द्वारा किसे अपनाया गया था, गहन कृषि को। 32वां के बाद चलिए सर ये रहा 33वां नंबर प्रश्न क्या कहता है 33वां नंबर, ठीक है, तो 33वां नंबर कहता है सर गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है सर, यानी गर्मियों के दिन में उत्तरी मैदान तरफ जो हवाएं बहती है उसे क्या कहते हैं, फटाक से बता दीजिए। बैसाख, काल बैसाखी नहीं, गलत है सर, लू, बिल्कुल यही तो है सही, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। आगे देखिए सर 34वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये 34वां नंबर
कहता निम्न में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण होता है। यानी भारत के किस भाग में सर, उत्तर पश्चिमी भाग में, और वो भी सर्दियों के मौसम में वर्षा का कारण कौन बनता है सर। तो चक्रवाती अवदाब गलत है, पीछे हटता मानसून ये भी गलत है, पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल यही सही है सर। ऑप्शन सी इज द राइट। 35वां नंबर देखिए सर, कहता है कि प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, विचरण, संचरना में परिवर्तन होता है। यानी सर प्रवास तो जानवे करते हैं आप लोग, क्या होता है सर, एक जगह से दूसरे जगह जब आदमी चले जाता है सर उसको प्रवास कहते हैं। तो वही कहता है कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या की जो संख्या है या उसका वितरण है या उसकी संरचना में परिवर्तित होता है, वो किस रूप में सर, वो किस रूप में। तो पहला कहता प्रस्थान का क्षेत्र, नहीं गलत है, आगमन का क्षेत्र गलत है, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र सर, यानी इन दोनों कारणों से परिवर्तन आ सकता है। यानी प्रस्थान जाने से भी, आगमन आने से भी, आने से भी जनसंख्या बढ़ सकता है, जाने से घट सकता है। आगे आगे सर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता गरीबी रेखा क्या है सर, कि गरीबी रेखा क्या है। कहता वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, नहीं गलत है सर। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, भी गलत है। अगला देखिए कहता है सर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, दैट इज राइट। यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही। यानी यह एक अनुमानित काल्पनिक रेखा है सर, जो तुम्हारी ज़रूरतों को देखता है कि एक आदमी को जीवित रहने के लिए किन किन पोषक तत्वों की जरूरी है, वो आप ले पा रहे हैं कि नहीं। 37वां नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यानी ये चार नाम जो दिए गए हैं सर, वो चार में से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो सर महात्मा गांधी यही नहीं थे सर, संविधान सभा के सदस्य यही नहीं थे। तो नहीं वाला नहीं के लिए हो जाएगा सर, यही हो जाएगा सही, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी थे, टीटी कृष्णमाचार्य भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे सर। तो हो गया हमारा ऑप्शन ए इज द राइट। 38वां नंबर प्रश्न देखिए सर, इंग्लिश ऊपर ही था, यहाँ हिंदी है। कहता दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। यानी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या था, फटाक से बताइए। जाति, नहीं गलत, ये सॉरी जाति बोलते हैं, जाति तो था। लिंग सर गलत है, धर्म ये भी गलत है, जाति सर। रंगभेद का मतलब क्या था यहाँ पर, जाति सर। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ये रहा 39वां नंबर। कहता है सर कि संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ सर, भारतीय संविधान जो है वो लागू कब हुआ सर। यही प्रश्न हम आप लोगों को पीछे पूछे थे, तो चलिए आप लोगों का जवाब मिल गया, यानी प्रश्न ही आ गया सर। तो वो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 को, नहीं गलत सर, 26 जनवरी 1950, दैट इज राइट आंसर। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अगला कहता है सर कि वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सर। क्या कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था सर। तो कहाँ, नागपुर में नहीं, दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में नहीं, कराची। ये बहुत ज़्यादा फेमस है सर, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो कराची सर याद रखेंगे। यानी कांग्रेस का 1931 वाला जो अधिवेशन किया गया था वो कहाँ आयोजित किया गया था, ये पाकिस्तान के कराची में। तो चलिए इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को सर थैंक्स। और आप लोग अगर जा रहे हैं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाएगा सर। और हम लोग फिर इसी तरह अगली वीडियो में धुआंधार तरीके से मिलेंगे। तब तक आप लोग इन सारे प्रश्नों को दिमाग में दौड़ा लीजिए। और जैसे ये मॉडल पेपर है, एकदम एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आना है। तो जितने भी मॉडल पेपर अभी तक कराया गया है, सबको बेहतरीन ढंग से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।